आज ये समागम सरदार शहर की इस पावन धरती पर महामहिम हम सब के बीच में है और पूरी सरदारी भी का निर्संभव की सर आप सबको सुनने की। सरदार शहर के इतनी बड़ी तादाद में आए हुए तमाम सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और हमारी बहनों, ये जो आज का दिन है ये मेरे जीवन में इतिहास का एक टुकड़ा हो जाएगा। मैं 3 दिन पहले गया था, कंडेला खाप है एक जींद में, जो देश की सबसे मिलिटेंट खाप है, जिसको न चौटाला साहब डरा पाए न बंसीलाल जी डरा पाए। उन्होंने मेरा सम्मान किया था, तो मैंने वो सम्मान उन किसानों को लौटा दिया जो वहाँ बैठे थे। और वहाँ मैंने ये घोषणा की कि मैं अपना गवर्नरशिप का पीरियड ख़त्म होने के बाद पूरे देश में घूम के किसानों को इकट्ठा करूँगा, ताकि आगे जो सरकारें बने उनमें हम मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। जब हम मांगते हैं तो ये हमें भिखमंगा समझते हैं। 40 दिन तक कोई बात नहीं हुई सरकार के और किसानों के बीच में। 700 लोग मर गए धरने पे बैठे हुए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मर जाती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 किसानों का कोई शोक संदेश, उनका कोई वो नहीं किया गया और एक तरह से बहुत ह्यूमिलिएट किया गया किसानों को। तो मैंने ये तय किया कि जो जितना जीवन बचा है इसमें किसानों को संगठित करके और उनको ये सिखाया जाए कि मांगने के बजाय राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगें, तुम अपनी सरकार बनाओ। तो मैंने ये कॉल तो वहाँ से दे दी, लेकिन सरदार शहर आते आते मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी कि पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जो किसानों का मुद्दा है ये ऐसा है कि इस पे पूरे देश को इकट्ठा किया जा सकता है। ये 65 से 70% हैं किसान और मजदूर, और इनकी कोई सुनवाई नहीं। जितनी फसलें ये पैदा करते हैं उनके हर साल दाम कम हो रहे हैं, और जो सामान ये खरीदते हैं उनके हर साल दाम बढ़ रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि इनकी खरीदने की ताकत कम होती चली जाती है, यानी ये हर साल गरीब होते चले जाते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये जानते हैं बुडानिया साहब, तो मैं शाम को हॉस्टल से खाना खा के जब चलता था घूमने के लिए तो एक कब्रिस्तान आता था रास्ते में, और उस कब्रिस्तान में एक पेड़ था इमली का, उसके नीचे एक कव्वाली गाया करता था। मैं खड़ा होकर उसको सुनने लगता था। उसका एक शेर मुझे लगता था कि ये हमारे लिए कह रहा है, किसानों के लिए ही। चूँकि किसानों के जो सवाल हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसान को इस तरह मारा जाता है कि उसे तो पता भी नहीं चलता। वो तो हर साल अपनी फसल होती है, जाके आड़ती के डाल जाता, जो पैसे मिलते हैं वो लेके कभी लड़की की शादी, कभी बुड्ढे का काज, और कभी पुराने कर्जे निपटा के ख़त्म हो जाता है। तो अब इस स्थिति से निकलने का एक ही जरिया है, और वो है अपनी सरकार बनाना, किसानों की सरकार बनाना, बजाय इसके कि वो सेठों की सरकार हो और हम मांगते हों। अब इसको ख़त्म करना है, अपनी सरकार बनाना है। मुझे तो इतने पदों पे रह चुका हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं दूसरों के लिए मांगूंगा और लड़ूंगा और इस काम को पूरा करूंगा। मैं
यहाँ कुछ ना कुछ लोग शराब तो पीते ही होंगे। वो जब रात को पीते हैं तो उसकी अगले दिन दोपहर तक खुमारी रहती है। इसी तरह मुझे अभी तक कश्मीर की खुमारी है। मैं कश्मीर में गवर्नर था और जब मैं गया तो मुझे डराया गया कि साहब, मैंने जाके कहा कि भाई इसको 370 को हटाएंगे, तो मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे यहाँ तो बुरहान वानी को के मरने के बाद 150 आदमी मर गए थे, ये थानों पे चढ़ जाएंगे, ये हथियार छीन लेंगे और ये गोली चला देंगे और आप भी अपनी सिक्योरिटी से हटा दो इनको। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ी की बात मत करो। मैंने 6 महीने इनको यही समझाया है कि तुम 200 लड़के लेके और दुनिया की तीसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ नहीं ले सकते हो, बातचीत करके तुम जो चाहे ले लो। मैं कहा ये कुछ नहीं करेंगे। खैर जब वो समय आया, मेरी चिट्ठी जानी थी, मैंने अमित शाह साहब को लिख दी। उन्होंने पार्लियामेंट में पेश करके इस बिल को 370 को ख़त्म करा दिया। और वो जो नेता थे, महबूबा कहती थी कि जब 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला कहते थे हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये तीनों चारों एक्स चीफ मिनिस्टर शाम को मैंने गिरफ्तार कराए, चिड़िया नहीं बोली, कुत्ता भी नहीं भौंका। और मैं तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने इनको दिल्ली बुला के चाय पिलवाई तो मैंने उनको कहा कि क्यों इनको चढ़ा रहे हो? आप चाय पिलाओगे, लोग समझेंगे ये फिर पावर में आ रहे हैं, ये लोगों को डराएंगे। और जब शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रह सकता है तो ये 2 साल तो रह ही सकते थे। तो खैर कुछ नहीं हुआ, एक राउंड मुझे फायर नहीं करना पड़ा कश्मीर में और 370 हट गई और 27A भी हट गई। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इरादा होता है तो सारे काम होते हैं। अब ये गांठ बांध लो कि दूसरों के राज में नहीं रहना, अपना राज कायम करना है, अपनी सरकारें बनानी है। और ये जो आपस की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसने ये लिखी थी हीर रांझा, उसने हमारे 17 अवगुण गिनाए, जिनमें 3 ये हैं कि ये अपने भाई के साथ न्याय नहीं करेंगे, भाई के साथ नहीं बैठेंगे, दूसरे की जूतियों में बैठेंगे, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। ये आदत छोड़ो, मिल के चलो और इकट्ठा होकर लड़ो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये जो धरनों में कामयाबी हुई है दिल्ली में, इसका बड़ा कारण ये था कि मिल के इकट्ठा हो के, पहले सरदार और जाट आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, जब दोनों एक हो गए तो 1 और 1 11 हो गए। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया इस मसले पे, तो मैंने उन्हें कहा कि महाराज आप इनको कुछ ले दे के उठा दो। बोले यार चले जाएंगे। मैं कहीं जाया नहीं करते, आप चले जाओगे तब ये जाएंगे। और ये दोनों कौम ऐसी हैं कि इनसे पंगा नहीं लिया जाता। सिखों के तो गुरु ने अपने 4 लड़के मरवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था, और ये जाट तो 3-3 बार दिल्ली पे चढ़ के गए और कोई लड़ाई नहीं हारे। तो मैं कहा इनसे कोई समझौता कर लो, लेकिन उस वक्त वो दूसरी मानसिकता में थे, नहीं माने। मैं कहता रहा, अपनी बात बोलता भी रहा, और मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यार ऐसा मत करो, अगर चुप रहोगे तो राष्ट्रपति हो जाओगे, उपराष्ट्रपति। मैंने कहा मैं इस पे ठोकर मारता हूँ, अगर मैं अपने लोगों के दुख में उनके साथ नहीं हूँ तो मुझ पे लानत है। मैंने चरण सिंह जी के कदमों में बैठ के राजनीति सीखी। वो ये कहते थे कि बेटा तुम्हारे वर्गों के सवाल पे
जो छोड़ना हो छोड़ देना, पर कभी समझौता मत करना। तो मैंने तय किया था कि मैं इस पे बिल्कुल नहीं डरूंगा, बोलूंगा और दूर तक बोलूंगा। खैर एनीवे, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो गई, अभी और भी कुछ होना बाकी है। तो मैं ये लंबी हलाई भर दी, लंबा कर दिया। दूसरे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ बैठी हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, हम इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते हैं। और जब ये लेकिन पैदा हो जाती हैं और ये कॉलेज में चली जाती हैं तो ये सब जगह अव्वल आती हैं, खेल कूद में भी। अब तो मैं जितने कॉन्वोकेशन में गया हूँ पिछले 2 साल में, उनमें अगर मेडल 25 थे, 30 थे, तो उसमें 20 लड़कियों के और ऊपर वाले लड़कों के। मैंने लड़कों को कहा, मैं कहा भाई साहब जाग जाओ, तुम तो रोटी भी पोना नहीं जानते, करोगे क्या? कुश्ती का मेडल ये ले रही हैं, कबड्डी का ये ले रही हैं, मुक्केबाजी का ये ले रही हैं, तुम क्या करोगे? अब वो तो बहुत जल्दी दारू पकड़ लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा सब चौधरी साहिबान से कि अपनी बच्चियों को बढ़िया से बढ़िया जगह में पढ़ाओ। चूँकि एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार हमारे पास नहीं है। हम पे ना हवेलियाँ हैं सड़ी हुई कि उन्हें ठीक करा के होटल बना लेंगे, ना महल हैं, ना कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। ये पढ़ गई तो कोई कलेक्टर बन जाएगी, कोई कमिश्नर बन जाएगी और आपका नाम ऊंचा करेंगी। एक चीज़ मुझे याद आती है, ये जो लीबिया का तानाशाह था जिसका नाम गद्दाफी था, जब विद्रोहियों ने उसको मार दिया तो उसके दफ्तर पे वो रेड करने पहुंचे। उसके दफ्तर में उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में लीबिया के तानाशाह ने लिखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कोंडी यानी कोंडालीजा राइस, जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी, शक्ल सूरत में निहायत साधारण मामूली घर की बच्ची, सिर्फ अपनी पढ़ाई की काबिलियत से फॉरेन सेक्रेटरी हो गई थी, कि जब लिटिल कोंडी शेखों को धमकाती है, और वो धमकाती थी अमेरिका की ताकत पे, तो ये हमारी बच्चियां भी किसी दिन शेखों को धमकाने की स्थिति में चली जाएंगी। इनको पढ़ाओ। एक ये जो अब आपके यहाँ पता नहीं, मुझे हमारे यहाँ तो 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ते हैं काज के लिए। एक आया मेरा साजी था रोता हुआ कि चौधरी साहब मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहने ले वो बिरादरी वालों ने चिट्ठी फड़वा दी 40 गांव की और मैं कर्जदार हो गया। मैं कहा ये चिट्ठी फड़वा के और इन 40 गांव के लोगों को खाना खिला के तेरा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा। लेकिन है क्या करो, इन चीज़ों को छोड़ो, दहेज छोड़ो, बच्चियों की पढ़ाई के अलावा कोई काम मत करो। मैं दिल्ली में रहता था गवर्नर होने से पहले, मेरे पास 1.5 कमरे के मकान में रहता था, और जो चौधरी साहिबान मुझे मिल के नीचे उतरते थे वो ये कहते थे यार क्या, मैं मिनिस्टर रह लिया था, मैं MP रह लिया था, मैं MLA रह लिया था, कहने यार क्या आदमी है 1.5 कमरे के मकान में पड़ा है। मैंने कहा ये मेरी ताकत है और ये मेरे किसी दिन काम आएगी, मेरी गरीबी। और वो काम आई। जब मैं कश्मीर में गया तो पहले ही हफ्ते में 2 फाइल मेरे सामने आई, जिसमें एक अंबानी थे और दूसरी में एक और थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, और दोनों में बेईमानी थी। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। जब मैं कैंसिल कर रहा था तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि सर इसमें 150 करोड़ रुपया मिल सकता है आपको, एक में, दोनों में 300 करोड़। तो मैंने कहा मैं 6 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, उन्हीं को लेके वापस चला जाऊँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन मेरे रहते हुए ये पास नहीं होगा। वो करके मुझे पता था चूँकि अंबानी भी है उसमें, तो मैं तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचा
और मैंने उन्हें बताया कि ये मामला था, मैंने कैंसिल कर दिया है, आपका दोस्त भी इसमें है, अगर आपको कोई हमदर्दी हो और उसके लिए कुछ करना है तो मुझे हटा के किसी और को बिठा दीजिए। मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई समझौता नहीं, और मैं दोनों केस कैंसिल करके चला आया। और आज भी अगर मैं किसानों के मामले पे इतना डट के बोल पा रहा हूँ, वो इसलिए कि मेरे पे कुछ नहीं है। ये मेरे यहाँ ना आईडी भेज सकते हैं, ना इनकम टैक्स भेज सकते हैं, ना रेड करा सकते हैं। तो ये जो हमारी गरीबी है ये हमारे बहुत काम आती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कि जो हमारे पुरखे थे, कुंभाराम जी थे, दौलतराम जी सारन थे, नाथूराम जी मिर्धा थे, इन पे तो इन सभाओं के इंतज़ाम के भी पैसे नहीं होते थे। ये तो पशुओं के मेले में सम्मेलन करते थे, वहाँ जाके अपनी बात कहते थे। लेकिन इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, इन्होंने हमें ज़मीनें दिलवाई। अब आप तो भूल रहे हो सारी चीज़ों को, आपके बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि ज़मीनें कैसे तुम्हारे नाम हुई थी, कैसा कैसा स्ट्रगल इन लोगों ने किया था। चौधरी गंगाराम हों, आपके नाथूराम जी मिर्धा हों, कुंभाराम जी हों, दौलतराम जी सारन हों। एक दिलचस्प बात बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली में एक मिनिस्टर की ओथ होनी थी, लेडी थी, वो नाम नहीं लूँगा, उसने कहा मुझे मिनिस्टर नहीं होना, आई एम सॉरी। उसको स्पीकर बना रहे थे, उसने कहा मुझे स्पीकर नहीं होना, चूँकि स्पीकर में तो माल नहीं है, मुझे तो मिनिस्टर होना है। लेकिन ये हमारे चारों पांचों लोग, इन्होंने हर बार रेवेन्यू का महकमा पकड़ा, जिस महकमे से आपको ज़मीन मिल सकती थी, और आप लोगों को ज़मीनें दिलवाई। आज अगर आप चौधरी हैं, आप पे ज़मीनें हैं, तो इन पुरखों को मत भूलना, इनको याद रखना, इनके बच्चों को भी मत भूलना। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सवालों को समझें। ये जो फसल के दाम का सवाल है, ये तो चौधरी छोटू राम खड़ा कर गए थे। छोटू राम जी गवर्नर से मिलने आए, अंग्रेज़ गवर्नर से। उसने कहा चौधरी साहब, बड़ी लड़ाई चल रही है, बहुत गेहूं चाहिएगा फौज के लिए। उन्होंने कहा जितने चाहिए मिल जाएगा, मैं होता हुआ आया हूँ, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। तो उसने कहा लेकिन मैं 3 रुपये मन पे लूँगा। छोटू राम जी ने कहा कि गेहूं तो कितना ही ले लेना, लेकिन दाम तू नहीं तय करेगा, दाम मैं तय करूँगा, और मैं गेहूं 7 रुपये मन पे दूंगा। तो गवर्नर ने अपनी शेखी में आते हुए कहा कि मैं फौज भेज के उठवा लूँगा। छोटू राम जी ने कहा कि फौज भेज देना, मैं जा रहा हूँ लाहौर कार से, कहता हुआ चला जाऊंगा कि खड़ा हुआ खेत जला दो, एक दाना नहीं देंगे आपको। तो गवर्नर डरा, और उसने छोटू राम जी के जो प्रधानमंत्री थे सर सिकंदर हयात खां, उनको बुलाया, और उनको बुला के कहा कि यार तुम्हारा मंत्री तो बहुत अनाड़ी है। कहने क्या हुआ? कहने ऐसे ऐसे कह गया। उसने कहा कि अगर वो कह गया तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर उसने किसानों को ये कह दिया कि फसल जला दो, तो वो खड़ी जला देंगे, आपको या मुझे नहीं देंगे। तब से आज तक ये सवाल खड़ा है कि हमारी फसलों के दाम कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा। ये जो एमएसपी है जिसको सरकार दे नहीं रही है हमको, वो यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाए और उससे नीचे हमारी फसल न बिके। वो अभी मना कर रही है, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ उनके पिताजी को भी ये एमएसपी देनी पड़ेगी, और किसानों के फसल का दाम सही तरीके से तय होगा। लेकिन डटे रहना है, लड़ाई के बीच में रहना है, और लड़ाई में हिस्सेदारी करना है,
तो मैं बहुत लंबी तकरीर कर दी जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। फिर दोहराता हूँ कि आप अपने भाइयों से मिल के रहो, मिल के चलो, और जो आपके मुद्दे हैं उन पे लड़ने की आदत डालो। अगर लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार हमारी नहीं है। ये जो दिल्ली में सरकार है, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध हैं नरेंद्र मोदी जी से। मैं तो उनको बड़ा पसंद करता था जब वो गुजरात में थे। तब उन्होंने एमएसपी के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन दिल्ली में आके पता नहीं, दिल्ली एक ऐसी जगह है कि साली खराब कर देती आदमी को। दिल्ली में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गए, वही एमएसपी उन्हें बुरी लगने लगी। लेकिन आप सही तरफ हैं, आप सवाल के सही टुकड़े को पकड़े हुए हैं, आप कामयाब होंगे और इनको आपकी बातें माननी पड़ेंगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2 साल घूम घूम के लोगों को तैयार करो कि इकट्ठा होके एक जगह आ जाओ और एक जगह आके अपना राज बनाओ, बजाय इसके कि किसी और का राज बने और हम उसमें मंगते की तरह खड़े हों। अपना राज बनाएं और ये लोग हमसे मांगें, दूसरे लोग हमसे मांगें। और जो आसान है, कोई मुश्किल का, हम 70% हैं कमेरे और ये किसान, अगर ये एक साथ वोट कर देंगे तो कोई नामुमकिन बात नहीं है। अभी नतीजे नहीं आए हैं यूपी के, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं बता सकता हूँ, हमारे गांवों में एक भी मिनिस्टर घुस नहीं पाया। लोगों ने धक्के मार मार के निकाल दिए। इस स्मृति ईरानी को तो कई किलोमीटर दौड़ाया। तो अगर इकट्ठा हो जाओगे तो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। और गांव में कहा करे भाई, थोड़े कहे को ज़्यादा समझना, इकट्ठा रहना और लड़ने की आदत डालना। और लड़ने की तो खैर आदत आपको है, आप तो ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ साला हर तीसरे साल तो अकाल पड़ता था, जहाँ ना बारिश है, ना पानी है, ना नहरें हैं। तो आप तो कुदरत से भी लड़ते हो, आप तो राज से भी लड़ते हो। तो आप इकट्ठा हो जाओगे तो जो ये मुहिम मैंने छेड़ी है, जो मैं बता रहा हूँ, ये कामयाब होगी और आप 100% आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।